प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी की सुपर ऑब्जेक्टिव क्लास कर रहे हैं। सुपर ऑब्जेक्टिव क्लास में हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो प्रश्न हमारे लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में पूछे गए हैं। और दूसरी तरफ हम आज से आपका स्टार्ट करने वाले हैं मॉडल पेपर। हमारा टारगेट है कि हम 15 अगस्त से पहले 25 मॉडल पेपर आपको करवाने वाले हैं। जो 25 मॉडल पेपर से हम पूरी उम्मीद करेंगे कि आपके कम से कम 75 क्वेश्चन वहां से मिल जाए। अतः आपसे निवेदन है कि आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी जरूर देखिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें। मैं बात कर रहा था यहाँ पे पीईटी एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, पीईटी एग्जाम की डेट आपकी 20 अगस्त को रखी गई है। मैं आपको बता दूं, पीईटी में कोई संख्या बाउंड नहीं है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास हो सकते हैं। तो इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए ताकि वो इसे पढ़ करके प्रैक्टिस करके साल पास हो जाए। ना सिर्फ मेरे ही प्रैक्टिस पेपर करिए, बल्कि आप जिस चैनल से प्रैक्टिस पेपर आपको फ्री में मुफ्त में मिल रहे हैं वहाँ से आप करते रहिए। जहाँ से आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा वहाँ का करेंगे ही, तो आप अपना प्रैक्टिस पेपर करते रहिए। ये प्रैक्टिस पेपर इस तरह से करने से आपको क्या होगा कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज़्यादा क्वेश्चन बेहतर कर पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस पेपर करते हुए आप नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और यहाँ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ टॉपिक के बारे में जो कि हमारे सिलेबस में दी गई हैं। जैसे पहली टॉपिक दी गई ब्रिटिश राज का उद्भव एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये टॉपिक हमारे कोर्स में दी गई हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इससे जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो आप जानते हैं मार्टिन वर्मा ने किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन कोलाचेल का युद्ध आज तक पीसीएस में भी नहीं पूछा गया है। या तो यूपीएसआई ने पूछा था और या तो यूपी ट्रिपल एस सी ने पूछा उसके बाद। ठीक है, और कहाँ पूछा गया? तो यूपी ट्रिपल एस सी अवर अधीनस्थ सेवा में। तो आप सोच सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी का स्तर क्या होता है पेपर का। ठीक है, थोड़ा सा गाफिल होंगे तो नुकसान हो जाएगा। 50 नंबर का जीएस है, तो गाफिल ना हो, पूरा सुपर ऑब्जेक्टिव भी करिए और मॉडल पेपर भी करिए। देखिए वक्त कम है तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसने किया था? मार्टिन वर्मा ने। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आ जाइए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी या भारत में कब आई थी? तो आप कहेंगे 1605 ईस्वी में। देख लेते हैं पूरा। कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में राजा मार्टिन वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। किसके बीच में? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुआ, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया। किसमें? त्रावणकोर की सेना ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1605 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1605 ईस्वी में आई थी। और डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन कब हुआ? जब कह रहे हैं भारत से डच यहाँ से विदा हुए, किस युद्ध के बाद विदा हुए? आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद डच का प्रभुत्व भारत से खत्म हो गया या डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चली गई? ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी की नस्त नाबूद हो गई? ऐसे प्रश्न घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं, कठिन शब्द डाले जाते हैं जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो। तो आप कहेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कब गई? अंतिम रूप से 1764 ईस्वी में गई। किस में गई थी? वेदरा का युद्ध हुआ था। और किसके बीच में हुआ? तो अंग्रेजों और डचों के बीच में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत आने वाले 3 क्वेश्चन को ध्यान दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वास्को डी गामा, बहुत बार आपने इसका नाम सुना है। वास्को डी गामा कालीकट पे कब उतरा था? तो आपको ये क्वेश्चन बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। 1498 ईस्वी में उतरा था। पुर्तगाली था। आपसे ऐसे पूछा गया है कि वास्को डी गामा कहाँ का था, तो आप कहेंगे पुर्तगाली था। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका छुपा हुआ है। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, ठीक है, 20 मई 1498 ईस्वी को मालाबार के कालीकट यानी केरल के तट पे पहुंचा। वहां के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। 1502 ईस्वी में वह पुनः भारत आया और 1524 ईस्वी में वह तीसरी बार भारत की यात्रा पर आया था। कौन? वास्को डी गामा। तो 3 बार भारत की यात्रा पे आया, एक बार 1498 में, 1502 में और 1524 ईस्वी में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के वर्ष में भारत की समुद्री यात्रा की थी। कह रहा किस वर्ष में? तो 1498 ईस्वी में भारत में आया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप बताएंगे प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। तो आप कहेंगे 1757 ईस्वी में। कब? 1757 ईस्वी में किसका युद्ध लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसका? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। आगे बढ़ जाएं।
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी यानी नदिया जिला नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब कब बनाया गया था, किस युद्ध के बाद? आप कहेंगे किस युद्ध के बाद? तुरंत कहेंगे प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति कौन थे? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किनके बीच में हुई थी? प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? देखिए, एक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी युद्ध से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपसे पूछे जाएंगे। आप इसको याद करिए, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं। ये मैं आपको सोर्स बता दे रहा हूँ कहाँ से लिया गया। यह लिया गया है आपके परीक्षा क्या कहते हैं उसको, घटना चक्र की बुक के पब्लिकेशन का नाम है। घटना चक्र का पब्लिकेशन में बुक छापी गई है UP-SSC की। ठीक है, उसमें 2 फेज छापे गए। पहला फेज जो है आपका इस तरह से है और इसे आप वहां से खरीद सकते हैं, वरना आपको खरीदने की भी आवश्यकता नहीं, मैं पूरा का पूरा आपको करवा दूंगा, आप इसे कर लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप खरीदे रहेंगे, कम समय है ना, तो आप उसे रिवाइज करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो कम समय में ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। सुनना इसलिए जरूरी, देखिए बहुत चीज़ें पढ़ने से नहीं, सुनने से ज़्यादा याद होती हैं। तो आपको वीडियो चला करके रख देना, आराम से चीज़ों को सुनते चला जाना। जो टॉपिक आज खत्म होती है उस टॉपिक को आपको तुरंत क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना है। इस तरह से अगर आप कर ले गए तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जितने आए हुए प्रश्न हैं वो याद हो जाएंगे। 25 मॉडल पेपर के क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। 25 मॉडल पेपर अगर आप हमारे करते हैं तो 2 एक ठो किसी और को करेंगे ही। तो इस तरह से आप अगर कर लेते हैं तो 75 नंबर आपका कोई रोक नहीं सकता है। और 70 से प्लस अगर आप हैं तो आप गुड अचीवर हैं, अगर 80 से प्लस हैं तब तो आप बेटर ही हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं लाभ देगा। ठीक है, चलिए, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? अब बताइए। सीधी सी स्थिति है 1757 की प्लासी की लड़ाई। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करती थी? तो आप कहेंगे कितने रुपए का? 26 लाख का भुगतान करती थी प्रतिवर्ष। साल भर के लिए कितना दिया जाता था? 26 लाख। बक्सर के युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसके शर्तें इस प्रकार थी। मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल साम्राज्य को दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। ठीक है, नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया। नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया गया था। ठीक, चल आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, एक सेकेंड, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। कह रहा है बंगाल का जब विभाजन हुआ तो कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। तो किसके द्वारा किया गया? उस समय गवर्नर जनरल कौन था, यानी वायसराय कौन था? उस समय का वायसराय कौन था? बंगाल का विभाजन जब 1905 ईस्वी में हुआ तो उस समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? आपको ही बताना है। वायसराय कौन था? तो आप कहेंगे कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रच्छन्न प्रहार था। अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत होने से प्रशासन में आने वाली असुविधा को बताया था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना प्रभावी हुई। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कह रहा है 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा और वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधी। ठीक है, चलिए उसके बाद में मतलब सन आपसे पूछा रहा, किस सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत में
ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना की कुछ सुधारों की घोषणा की, जिसमें मार्ले मिंटो सुधार का के रूप में जाना। मार्ले मिंटो सुधार 1900 किससे संबंधित, 1909 से संबंधित। किससे संबंधित है, 1909 से संबंधित है। बस आपको इतना ही बताना था। लॉर्ड कर्जन के स्थान पर वर्ष 1905 में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत सचिव। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिसमें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, समानता मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो 1909 ईस्वी में। कब आया था, 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार लागू किया गया था। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, एक सेकंड रुक जाइए। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? कह रहा फिर से वही प्रश्न आपसे रिपीट कर रहा है, तो कौन थे? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन थे। भारत में कौन था वायसराय? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, आगे आ जाते। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने की थी? स्थायी उपनिवेश की शुरुआत किसने की थी? तो आप कहेंगे किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। आगे आ जाते हैं। स्थायी उपनिवास या स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। यह भूकर व्यवस्था 1793 में स्थायी कर दी गई थी। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? कह रहा भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। जमींदारी प्रथा, ये तो सीधे सीधे नाम से लग रहा है भूमि से है। ठीक है, महालवाड़ी प्रथा ये भी भूमि से थी। रैयतबाड़ी प्रथा ये भी भूमि से थी, लेकिन दस्तक जो था ये भूमि से नहीं था। ठीक है, कह रहा भूमि से संबंधित नहीं थी। कौन सी? दस्तक। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व मुख्यतः 3 प्रणालियां प्रचलित थी। पहला अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, दूसरा रैयतबाड़ी व्यवस्था तथा तीसरा महालवाड़ी बंदोबस्त। दस्तक भू राजस्व की प्रणाली न होकर के बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी एक परिपत्र था, जो कंपनी के अभिकर्ताओं को दिया जाता ताकि वे प्रांत के अंदर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकें। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? कह रहा है महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में की गई थी। ठीक है, महालवाड़ी प्रणाली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में ठीक कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था, जिसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर प्रत्येक ग्राम या महाल के रूप में स्थापित की जानी थी। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? कह रहा लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का शिकार सर्वप्रथम कौन हुआ था? तो आप कहेंगे सतारा हुआ था। कौन हुआ था? सतारा हुआ था। कौन सा? सतारा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या विलय नीति का आरंभ किया। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने निम्नलिखित प्रदेशों को क्रमशः अंग्रेजी साम्राज्य से विलय किया। सतारा 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संभल 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और करौली 1855 ईस्वी में। इस प्रकार डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा हुआ था। कौन हुआ था? सतारा हुआ था। ठीक है, चल आगे बढ़ जाएं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके बाद कौन थे? सी गोपालाचारी। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल वायसराय के पद के लिए शपथ ग्रहण किया। उन्हें सत्ता में हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे राजगोपालाचारी थे। ठीक है, 1947 में माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान की सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका नाम क्या है? सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ थे, जिन्होंने रेडक्लिफ लाइन तैयार की भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इधर आ जाते हैं। वर्ष 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान की सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल
रेडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का संबंध इन्हीं से है। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बिल्लौर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? बिल्लौर विद्रोह किस वर्ष में हुआ था और पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह था? तो बिल्लौर विद्रोह किस पे हुआ था? 1806 ईस्वी में। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह जो हुआ था, बिल्लौर विद्रोह हुआ था, 1806 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना था। प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से क्या था? रोकना। मेरठ छावनी में 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो मेरठ छावनी में 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहेंगे 10 मई 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने अपने कर्नल को गोली मारी थी। 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी में 20वीं NI तथा तीसरी YLC की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम सशस्त्र विद्रोह माना जाता है। 1857 में सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो कह रहा एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी, जिसमें उसके पिन को दांत से निकालना होता था, जो कैप लगी होती थी, और वह कहा गया था गाय या सुअर के चर्बी से बना हुआ है, ठीक है, यानी चमड़े से बना हुआ है। 1857 में सिपाही विद्रोह की घटना का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को मना किया जाना है, ठीक है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी और नई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन वैस बंदूक की जगह पर नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया। इस राइफल में कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। इस बीच यह अफवाह फैली कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। अफवाह नहीं फैली, जो सही था वही फैला। लेकिन हमारे यहाँ के इतिहासकार जो है ना, वो चमचे थे अंग्रेजों के, और ये चमचे जो है ना ऐसा ऐसा लिखे हैं ना कि कभी कभी इतिहास पढ़ के लगता है ना कि ये लोग मिल जाते, पहले इन्हीं लोगों का मुँह पूछ करके जो है सही कर दिया जाता। मतलब ये अपने देश, मतलब लेखक हो, ठीक है, लेखक रहो, तुम पैसा कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन लेखक इतने भी अंधे मत हो जाओ कि मतलब गलत को ही गलत सही लिखो, ठीक। तो चर्बी लगी होती थी, चर्बी लगी, अफवाह नहीं फैली बल्कि सच में चर्बी लगी थी। और जब ये बात सबको पता चली तो भाई धार्मिक भावना भड़कनी ही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। अब गाय की चर्बी हिंदू ना खाएं और सूअर चर्बी मुस्लिम ना खाएं, और ये तो ईसाई थे अंग्रेज साले। तो अंग्रेजों को क्या करना था, इनको ये था कि इनका धार्मिक भावना जो है उसे नष्ट करनी है, इसलिए सारी प्लानिंग रची गई थी। लेकिन ये प्लानिंग पड़ गई उल्टा, और बेटा 90 साल की लड़ाई के बाद ये सबको यहाँ से कूट काट कर भारतवासियों ने भगा दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंग्रेजों के साथ हुआ था। हमारे यहाँ के कुछ ऐसे इतिहासकार हुए हैं ना, इतने बड़े चमचे थे कि इनके बारे में कुछ कहना थोड़ा सा व्यर्थ है। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि अंग्रेजों के गुलाम, तो शुद्ध गुलाम कलम थी इनकी, कुछ हमारे इतिहासकारों की, ठीक है, अंग्रेजों के या मुगलों के, ऐसे ऐसी तारीफ की है ना। अकबर महान, राणा प्रताप कुछ नहीं, मतलब हद है यार। अकबर महान कौन सा ऐसा काम कर दिया महान हो गया, राणा प्रताप कुछ नहीं। ये अजीब विडम्बना थी, क्या कहा जाए। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई, ठीक है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो आप कहेंगे सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, तो उसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? कह रहा किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह ही नहीं कहा है? देख लीजिए चमचाबाजी, देखिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने, चलो ये अंग्रेज था, इसने विद्रोह ही नहीं कहा कि विद्रोह नहीं है, ठीक है। चलिए, उपर्युक्त प्रश्नों में अंग्रेजी संस्करण का सही हिंदी अनुवाद है, निम्न में से किसने 1857 में विद्रोह को सैनिक विद्रोह नहीं कहा है? ठीक है, कार्ल हेनरिक मार्क्स 1818 से 1883 में ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह ना मानकर इसे ना मानकर के इसे जनक्रांति यानी राष्ट्रीय विद्रोह कहा। मार्क्स ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत में स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी कहा, जबकि जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। डॉक्टर RC मजूमदार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा कहा। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह
में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल। कहाँ से संबंधित थी ये? लखनऊ से। बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह बाजिद अली शाह की पत्नी और बिरजिस कादिर की मां थी। उन्होंने लखनऊ अवध से विद्रोह का नेतृत्व किया था। अवध की रियासत में उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? बेगम हजरत महल। क्या नाम है? बेगम हजरत महल। अवध की थी। ठीक है, कहाँ की थी? अवध की थी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? ग्वालियर की संधियां ने, बेगम हजरत महल ने। यहाँ पर आ जाते हैं किसने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने, या भोपाल की सिकंदर ने। कह रहा 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की डलहौजी की हड़प की नीति, सामाजिक धार्मिक नीतियां आदि थी। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल व चपाती थी। कमल का फूल। इस विद्रोह 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और चपाती थी। चपाती मतलब रोटी थी। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। और ये प्रश्न क्या पूछा गया हमसे, उस प्रश्न को भी थोड़ा एक बार ध्यान से फिर पढ़ते हैं। तो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की थी? तो कह रहा किसने सहायता प्रदान नहीं की थी? अवध की बेगम हजरत महल ने। इन्होंने सहायता प्रदान नहीं की थी, बल्कि और तीन मतलब क्या कह सकते हैं, जिन्हें हम 3 रखेल कह सकते हैं ना। तो एक ग्वालियर के सिंधिया जो थे, ये भी अंग्रेजों के रखेल थे। और उसके बाद देखिए, जो गलत है वो घर का भी होगा, उसे गलत कहा जाएगा। ठीक है, हैदराबाद के जो निजाम थे ये भी अंग्रेजों के रखेल हो गए थे। भोपाल के जो सिकंदर थे ये भी रखेल थे, सिकंदर बेगम ये भी रखेल थे। लेकिन जो अवध की हजरत महल थी वो उसकी रखेल नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजों को ताबड़तोड़ दे दिया था कि अवध की तरफ अगर आंख उठाओगे तो तुम्हारी आंखें छील ली जाएंगी, और युद्ध लड़ी थी। 2 महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने युद्ध में कभी भी पीछे हटा नहीं, अब जम करके युद्ध किया था। ठीक है, कभी लखनऊ जाइएगा तो घूम के आइएगा हजरत महल। ठीक है, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में, और ये जो कमीने थे ना, इनकी कभी तारीफ मत करना, हैदराबाद की निजाम उजाम। ठीक है, ये सब बड़ी मतलब ऐसे थे ना कि जो घर में आग लगी पड़ोसी के यहाँ जो है खाना खा रहे थे, ऐसे लोग थे। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तांतिया टोपे, जो अंग्रेजों में 1859 में फांसी दे दी गई। तो 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तांतिया टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दे दी। कहाँ पे फांसी दे दी? आप कहेंगे शिवपुरी में। कहाँ पे? शिवपुरी में फांसी दे दी गई। कहाँ पे? शिवपुरी में। ठीक है, तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहां पर वे एक जमींदार मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए तथा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी गई। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेता कौन था? कानपुर से कौन नेतृत्व किया था? तो आप बताएंगे कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। यहाँ पे दिया गया है और इसे आप एक बार याद जरूर कर लेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। ठीक है, दिल्ली से जनरल वक्त खां, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ग्वालियर से तात्या टोपे, बिहार से कुंवर जगदीश सिंह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ये सभी पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, याद रख लीजिए। पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन तमिलनाडु से संबंधित है। किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। और इस प्रकार से आपका यह क्या होता है, कंप्लीट होती सीरीज। अगली सीरीज हम लोग इसी कड़ी में कल लेकर के आते हैं, और आज ही आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा। आप अपने मित्रों को भी बताइए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, उत्तरी तमिलनाडु की एक निम्न जाति पल्ली के लोग 1871 ईस्वी में स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे। वे अपने को बनिया कुल क्षत्रिय कहने लगे। यह विधवा पुनर्विवाह का निषेध जैसे उच्च जातियों में रीति रिवाजों के अनुसरण करने लगे। अतः स्पष्ट है कि पल्ली आंदोलन का संबंध किससे? तमिलनाडु से है। इस प्रकार हम आज आपसे विदा लेंगे, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।